नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम नवल तायडे है। आज हम ऐसे एक चीनी बुद्धिस्ट मॉन्क की कहानी सुनेंगे जो चाइना से हज़ारों किलोमीटर चलकर भारत आए थे सिर्फ बुद्धिज़्म की तलाश में। इतिहास में सिर्फ 3 चीनी यात्रियों का जिक्र मिलता है जिन्होंने अपनी यात्रा पूर्ण की। उनमें से यीजिंग नामक चीनी बुद्धिस्ट मॉन्क समुद्री मार्ग से 672 में भारत आए और 695 में वापस गए। संग नामक चीनी बुद्धिस्ट मॉन्क 622 से लेकर 639 तक भारत में रहे और इनमें सबसे ऊपर नाम आता है चीनी प्रवासी फाहियान का, जो यीजिंग और हुआनसंग के लिए एक प्रेरणा थे, क्योंकि इन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत 399 से लेकर 412। फाहियान सही मायने में यीजिंग और हुआनसंग के लिए प्रेरणादायी थे। यीजिंग और हुआनसंग ने अपनी यात्रा की शुरुआत अपने उम्र के 30 साल के बाद की, जबकि आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि फाहियान ने अपनी यात्रा की शुरुआत अपने उम्र के 65वें साल में शुरुआत की। फाहियान का जन्म ईस्वी सन 334 में चाइना के एक प्रोविंस लिनफेंग में हुआ। जब फाहियान सिर्फ 3 साल के थे तभी उनके पिता ने यह निश्चित कर लिया कि फाहियान आगे चलकर एक बुद्धिस्ट मॉन्क बने। जब फाहियान 10 साल के थे तब उनके पिता का देहांत हो गया। अपने पिता के मृत्यु के पश्चात उन्होंने यह तय कर लिया कि वह अपना बचा हुआ जीवन एक बुद्धिस्ट मॉन्क बनकर ही गुजारेंगे। फाहियान की माँ उस वक्त जीवित थी और उनके सगे संबंधियों ने फाहियान को समझाने की बहुत कोशिश की कि वह अपनी माँ के लिए घर वापस आ जाए, लेकिन फाहियान नहीं माने और उन्होंने एक काम किया कि अपने माँ के लिए एक छोटा सा घर एक बुद्धिस्ट टेम्पल के बाहर ही बनवा दिया। उसके पश्चात फाहियान ने संघ में प्रवेश कर अपनी पढ़ाई के दौरान उन्हें कई बार लगा कि जो बुद्धिस्ट लिटरेचर उन्हें पढ़ाया जा रहा था उसमें बहुत सारी खामियां, खासकर विनय पिटका को लेकर उनके मन में बड़े संदेह था। तब उन्होंने मन ही मन में यह ठान लिया कि जब वह बड़े होंगे तब वह बुद्ध की धरती पर जाएंगे और वहाँ पर जो विनय पिटका है उसको ठीक से समझकर और चाइनीज़ में ट्रांसलेशन करके उसको वापस चाइना लेकर आएंगे। विनय पिटका में एक बुद्धिस्ट मॉन्क की जीवनी कैसी होनी चाहिए इसका विस्तार से उल्लेख किया गया है। इसके अलावा फाहियान ने लोटस सूत्रा को चाइनीज़ में भाषांतर किया जो कि संस्कृत में थी। इसके लिए फाहियान ने 3 साल लगातार मेहनत की। फाहियान ने जब अपनी यात्रा शुरुआत की तो उनके साथ उनके 4 साथी और भी थे। फाहियान और उनके साथी सिल्क रूट पर निकल पड़े। चांगान से लोहान तक का सफ़र जैसे तैसे 1 साल में गुजर गया, लेकिन लोहान से खोतान तक का सफ़र बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ था। लोहान से खोतान तक जाने के लिए उनको तकलामाकन नामक रेगिस्तान से केवल सूरज की दिशा का सहारा लेकर वो अपना रास्ता तय करते थे। खोतान से ताशकुरगान का रास्ता पामेर की बर्फीली पहाड़ियों से होकर गुजरता था और इसी रास्ते से गुजरते वक्त एक बहुत बड़ा बर्फीला तूफान आया जिसमें उनके एक साथी हुईजिंग की मौत हो गई। मरने से पहले हुईजिंग फाहियान को बोला, मुझे लगता है मेरा वक्त आ गया है, लेकिन आप सब लोग आगे बढ़ो। अपने साथी को मरता देख फाहियान बहुत रोए। फाहियान ने अपने पूरे प्रवास वर्णन में सिर्फ 3 बार रोने का जिक्र किया है। दूसरी बार फाहियान तब रोए जब वह वल्चर पीक नामक चोटी पर पहुंचे थे, जो कि राजगीर बिहार में स्थित। यह वही जगह है जहां तथागत गौतम बुद्ध ने पहली बार शूरनगामा सूत्र का प्रवचन अपने बौद्ध भिक्षुओं को दिया था। वैसे तो बुद्धिज्म में हजारों सूत्र है, मगर शूरनगामा सूत्र को बहुत मायने दिए जाते हैं। ताशकुरगान से लेके वह फिर दारेल के रास्ते से उदयाना से होकर तक्षशिला पहुंच गए। तक्षशिला में उस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, जहां दुनिया भर से विद्यार्थी पढ़ाई करने को आया करते थे। तक्षशिला का इतिहास ईसा पूर्व 500 साल से भी पुराना है। नालंदा यूनिवर्सिटी 5वीं शताब्दी में बनाई गई थी, जबकि तक्षशिला ईसा पूर्व 500 साल पहले बनाई गई थी। उस यूनिवर्सिटी में 60 से भी ज़्यादा विषयों पर पढ़ाया जाता था,
जिसमें वेदास, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, आर्चरी, वॉरफेयर, म्यूज़िक, कॉमर्स इत्यादि विषय पढ़ाए जाते थे। तक्षशिला में 10,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ाई किया करते थे, जो बेबीलोन, पर्शिया, तिब्बत, चाइना और कई मुल्कों से आकर यहाँ पढ़ाई किया करते थे। लीजेंडरी स्कॉलर चाणक्य ने भी अपनी पढ़ाई तक्षशिला से पूरी की थी। तक्षशिला से निकलकर वह लोग जलालाबाद से होकर पुरुषपुर पहुंचे, जो कि आज का पेशावर है। फाहियान कनिष्क स्तूपा के बारे में अपनी किताब में लिखता है कि ये जम्बूद्वीप की सबसे ऊंची मीनार है। पेशावर से निकलते वक्त उनके एक और साथी हुई इंग की मौत हो गई और हुई वे ने चाइना वापस जाने की ठान ली, मगर दृढ़ निश्चयी फाहियान ने आगे जाने का फैसला किया। उन्होंने सिंधु नदी पार की और वह निरंतर चलते रहे। उन्होंने मथुरा, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगीर, बोधगया, सारनाथ इत्यादि शहरों में रहकर उस वक्त के बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर की पढ़ाई की और उन जगहों पर भी गए जहां तथागत गौतम बुद्ध ने प्रवचन दिए थे। जैसे ही किसी राजा को फाहियान के आने की खबर मिलती तो वह अपने पूरे परिवार समेत उनके स्वागत के लिए आता था। इतना ही नहीं, वह फाहियान को आगे के सफ़र के लिए ज़रूरतमंद सामान और उनके निकटतम राज्य में प्रवेश के लिए सिफारिश पत्र भी देता था।